हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का राजन सीरीज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल 2025 का नया संस्करण है। और ये पेपर नंबर फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो इसके जो है हम लोग अभी तक लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं, जो कि 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके आगे जो है हम लोग आज के वीडियो में 41 नंबर से करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 41 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे दिया है कि वैदिक कालीन शिक्षा के सिद्धांत एवं विशेषताएं संक्षेप में बताइए। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं और सिद्धांतों को जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट की बात करें तो सार्वजनिक व निःशुल्क शिक्षा की वैदिक काल में व्यवस्था थी। और उसके बाद में वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप मुख्यतः वैयक्तिक था। व्यक्ति भिन्नताओं के आधार पर शिक्षक प्रत्येक शिष्य को ज्ञान व प्रशिक्षण देता था। ठीक है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता, यानी अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं क्लास में, गुरुकुल में। ठीक है, तो उन्हीं के अनुसार जो है उनको शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में है शिक्षा पुस्तकीय ना होकर व्यवहारिक होता था, यानी पुस्तक से नहीं पढ़ाया जाता था, ये व्यवहारिक जो है ज्ञान वहाँ पे दिया जाता था बच्चों को। शिक्षा में आवासीय व्यवस्था रहती थी, यानी वहाँ पे जो है रहने खाने का सुविधा रहता था। उसके बाद में है वैदिककालीन शिक्षा राज्य के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त होती थी, ये राज्य के नियंत्रण में नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद में हम 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर में दिया हुआ है कि गुरुकुल प्रणाली के पाठ्यक्रम के विषय में बताइए। जो गुरुकुल शिक्षा थी उसमें क्या मतलब पढ़ाया जाता था, इन सभी के बारे में बात करना है। ठीक है, तो गुरुकुल प्रणाली की बात करें तो ये प्राचीन काल से प्रचलित थी, और इसमें जो है आध्यात्मिक व्यवहारिक लक्ष्यों के प्रति जो है समर्पित थी। इसका पाठ्यक्रम जो है अत्यंत व्यापक था। बालकों को जो है इसमें गुरुकुल में जो है जैसे वेद की शिक्षा दिया जाता था, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान का ज्ञान जो है जरूरी था। और इन सभी के, और अगर माध्यम की बात करें तो माध्यम जो है संस्कृत में पढ़ाया जाता था। गुरुकुल प्रणाली का पाठ्यक्रम काफी विस्तृत था। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 43 नंबर में दिया हुआ है कि वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी वर्तमान जो भारत चल रहा है, आधुनिक भारत, इसमें जो है शिक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। तो हम लोग जो है निम्नलिखित कारक देखते हैं, जैसे दर्शन एवं अध्यापक, जीवन दर्शन हो गया, सामाजिक विचारधारा, यानी समाज में अलग अलग समाज में शिक्षा को लेकर क्या विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक दशाएं, तकनीकी उन्नति। आर्थिक दशाएं मतलब जीडीपी का कितना परसेंट शिक्षा पर खर्चा खर्चा हो रहा है। तकनीकी उन्नति हो गया, प्राकृतिक दशाएं हो गई। तो ये सभी जो है वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं। उसके बाद में हम 44 नंबर, तो यहाँ पे हम 44 नंबर देखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा से क्या अभिप्राय होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो घर परिवार में बच्चे सीखते हैं, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा आपके विद्यालय में दी जाती है। वहाँ पे आपका सिलेबस तय रहता है कि जो है कितने समय में कितनी शिक्षा दी जाएगी, कब सिलेबस खत्म करना है, सब कुछ वहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स रहता है। ठीक है, सत्र वगैरह फिक्स रहता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा में जो है घर परिवार में शिक्षा दी जाती है। इसी को कहते हैं इनफॉर्मल शिक्षा। किसी भी मानव में जो भी योग्यताएं तथा दक्षताएं पाई जाती हैं, उनमें से कुछ दक्षताएं जो है जन्मजात होती है, जो उनके भौतिक एवं सामाजिक वातावरण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती रहती है। ये जन्मजात क्षमताएं बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करती है। वर्तमान काल में बहुत सी ऐसी संस्थाएं चलाई जा रही है जहां पर बालकों को कार्य करने का स्वतंत्र वातावरण प्रदान प्राप्त होता है, और संस्थाएं उनके व्यवहार को जो है परिमार्जित करके उसे आगे बढ़ने का अवसर देती है। अनौपचारिक शिक्षा के नियम लचीले होते हैं। ठीक है, इसमें कोई नियम नहीं होता है। इसमें शिक्षा का पाठ्यक्रम, संगठन और व्यवस्था का अभाव होता है। अतः विद्यालय वातावरण से जो है मुक्त शिक्षा
व्यवस्था होती है, यानी विद्यालय में जो शिक्षा नहीं दी जाती है उसे जो है अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा को जो है परिभाषित कीजिए। तो अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती है जो औपचारिक शिक्षा की कमियों को पूरा करता है। जो औपचारिक शिक्षा होता है ये मतलब विद्यालय में दिया जाता है, और इसमें जो कुछ नहीं सिखाया जाता है जैसे नैतिक शिक्षा ये वगैरह जो है, ये सभी जो है नैतिक शिक्षा वगैरह परिवार में सिखाया जाता है, विद्यालय में भी सिखाया जाता है। लेकिन जो औपचारिक शिक्षा में कमियां रह जाती है, जो कुछ नहीं सिखाया जाता है, वो आपका जो है अनौपचारिक शिक्षा में सिखाया जाता है। इस व्यवस्था में वह औपचारिक कारक शामिल नहीं होते हैं जो जन शिक्षा की दिशा में उनकी क्षमता को सीमित करती है। औपचारिक शिक्षा औपचारिक औपचारिकता से मुक्त की शिक्षा व्यवस्था है। यह एक सुनियोजित लचीली शिक्षा व्यवस्था है जो समुदाय की जरूरतों के अनुसार नगर एवं ग्राम क्षेत्र में स्थानीय पृष्ठभूमि के बालक को जो है शिक्षा दी जाती है, तथा स्थानीय परिवेश में समायोजित समाज उपयोगी कार्यों के द्वारा जो है जीवन उपयोगी व्यवस्था हेतु तैयार करनी होती है। यह शिक्षा व्यवस्था कम समय में एक लचीले पाठ्यक्रम द्वारा निरक्षर को पूर्ण रूप से जो है शिक्षित करती है, अतः निरक्षरों तक कम साक्षरतों के विकास में यह शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम 46 नंबर की बात करें तो शिक्षा के औपचारिक साधनों से आप क्या समझते हैं? जो औपचारिक साधन होता है फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो शिक्षा के औपचारिक साधन से प्राय उन साधनों से होता है जो निश्चित समय, यहाँ पे जो है टाइम फिक्स होता है, और उद्देश्यों के अनुसार पहले से सिलेबस निर्धारित होता है, उद्देश्य निर्धारित होते हैं, अनुसार जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। इन साधनों के अंतर्गत वह संस्थाएं आती है जिनके द्वारा किसी पूर्ण निश्चित योजना के अनुसार बालक को जो है नियंत्रित वातावरण में रखते हुए शिक्षा का निश्चित उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के औपचारिक साधनों का संपूर्ण वातावरण नियंत्रित होता है, इनके कार्य करने का स्थान तथा समय भी निश्चित होता है, इनकी देखभाल पर शिक्षित व्यक्ति करते हैं, जैसे हो गया आपका विद्यालय हो गया। उसके बाद में 47 नंबर की बात करें तो मानवीय मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? संक्षेप में अपने विचारों को बताइए। तो मानवीय मूल्य का मतलब ये होता है कि आपका वैल्यू कितना है, ठीक है, किसी वस्तु का वैल्यू कितना होता है, तो मानवीय मूल्यों की आवश्यकता है। आधुनिक समाज में मानवीय मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता प्रतिदिन जो है अनुभव की जा रही है। भारत में गांव गांव हो या शहर हो, प्रत्येक स्थान पर जो है मूल्य समस्या बनती जा रही है, बनी हुई है। आज का मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं पर स्वयं जो है स्वयं को केंद्रित कर रहा है, और इसे प्राप्त करने हेतु वह किसी भी स्तर तक जा सकता है, ठीक है। जो मूल्य होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए वो किसी स्तर तक जा सकता है। धार्मिक संघर्ष हो गया, दहेज समस्या, नारी उत्पीड़न, अस्पृश्यता, मादक दवाओं और पदार्थों के सेवन, कर चोरी, काला बाजारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि वह विशेषताएं उभर रही हैं जिन्होंने हमारे सुखद भविष्य की कल्पना पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। इस कारण यदि हम सुखद एवं समृद्ध भारतवर्ष चाहते हैं तो हमें छात्रों में उचित मूल्यों का विकास करना होगा, और इसके लिए जो है मूल्य शिक्षा की जरूरत होगी, ठीक है। 48 नंबर की बात करें तो शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो राज्य के जो है शिक्षा के जो प्रभावी कारण, राज्य का क्या कर्तव्य होगा कि वो शिक्षा को जो है किस प्रकार से ठीक से बच्चों के लिए प्रभावी बना सके। तो ये राज्य का यहाँ पे लिखना है। शिक्षा के प्रभावी कारण में के रूप में राज्य, ये 2020 में आया हुआ है। तो जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय की भूमिका होती है, विद्यालय की भूमिका होती है, परिवार की विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से जो है राज्य का शिक्षा में जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्य भी शिक्षा संस्थानों के रूप में जो है प्रमुख कार्यों का निर्वहन करता है। जैसे आई एल कंडेल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि राज्य की परिभाषा एक संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है जिसकी एक सरकार होती है और उनके द्वारा मान्य होती है। राज्य प्रायोजित गतिविधियां, तो राज्य प्रायोजित गतिविधियां हम देखते हैं निम्नलिखित होते हैं, जैसे विद्यालयों की स्थापना संबंधी कार्य राज्य का प्रमुख जो है कर्तव्य होता है कि राज्य अपने जो है क्षेत्र में जो है अपने राज्य में जो है विद्यालय को जो है स्थापित करे और राज्य विद्यालयों की स्थापना
संपूर्ण राज्य में शिक्षा सुविधा सुलभ कराने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की जो है व्यवस्था कराने हेतु कराता है। उसके बाद में हम सेकंड देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय योजनाओं संबंधी संबंधी गतिविधियां। राज्य ही वह संस्था होता है जो विभिन्न राष्ट्रीय शैक्षिक गतिविधियों द्वारा देश हित में कार्य करता है। ठीक है। समाज एवं राष्ट्र प्रगति के अनुसार राज्य विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण करता है तथा संपूर्ण राष्ट्र का सर्वेक्षण करा के पूर्व प्राथमिक प्राथमिक और माध्यमिक और तकनीकी शिक्षा योजना की जो है तैयारी एवं उसका क्रियान्वयन राज्य करता है। उसके बाद में है बालकों के सर्वांगीण विकास में सहयोग। राज्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अलग अलग योजना रहता है। इससे क्या होता है कि बच्चों में संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक के साथ साथ जो है चारित्रिक विकास का कार्य करता है। इस कार्य हेतु राज्य विद्यालयों की आवश्यक आवश्यक सामग्री, सुविधाएं, पुष्टाहार तथा निर्धन बच्चों हेतु मिड डे मील जो प्रोग्राम हो गया, स्व अल्पाहार हो गया आदि की जो है व्यवस्था कराता है राज्य। बालकों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास हेतु विभिन्न महापुरुषों एवं संतों की जयंतियों पर जो है समारोह का आयोजन कराता है और उनके जीवन के पुस्तकों में समावेशन कराना राज्य का जो है ये प्रमुख सभी कर्तव्य होते हैं। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करें तो 6 से 14 वर्ष को बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का कर्तव्य निभाता है। ठीक है। उसके बाद में है व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था। राष्ट्र की उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास हेतु राज्य विभिन्न उद्योग धंधों एवं उच्च शिक्षा में व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था एवं विभिन्न औद्योगिक संस्थान जैसे पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि की जो है व्यवस्था ये करता है। राज्य का यह दायित्व होता है। उसके बाद में है विद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इसके लिए जैसे हो गया राजकीय कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज और महाविद्यालय, विशेष विद्यालय आदि को जो है ये संपूर्ण खर्चा जो है राज्य पर ही वहन करता है। जैसे हो गया विद्यालय भवन हो गया, पुस्तकालय, लाइब्रेरी हो गया, प्रयोगशाला हो गया, इन सभी में जो है आर्थिक व्यवस्था राज्य द्वारा ही दी जाती है। उसके बाद में योग्य शिक्षकों की व्यवस्था। योग्य शिक्षक जो है किस प्रकार से व्यवस्थित करे ये राज्य का कर्तव्य होता है। उसके बाद में 49 नंबर में दिया हुआ है कि आदर्शवाद व प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। इनके दोनों के उद्देश्यों को जो है तुलना करना है। तो मनुष्य को मनुष्य बनाना, टू मेक मैन ए मैन। तो मनोचित गुणों के अभाव में मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता है। अतः आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान मनुष्य के लिए जो है आवश्यक होता है। ठीक है। आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान जो है मनुष्यों के लिए अति आवश्यक होता है। आत्म अनुभूति का उद्देश्य। आत्म अनुभूति का अर्थ होता है कि आत्मा का ज्ञान हो। अतः शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में उचित शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास करना होता है। उसके बाद में आध्यात्मिक विकास करना। अ, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को आध्यात्मिक, आदर्शवाद की बात अगर करें तो आदर्शवाद के अनुसार है कि आध्यात्मिक दृष्टि का विकास करना। ठीक है। बालक के अंदर शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का संगठन करे जिससे उसका आध्यात्मिक विकास हो। ठीक है। तो आदर्शवाद में जो है आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया जाता था। अतः प्रसिद्ध विद्वान रस्क के अनुसार जो है शिक्षा मानव जाति को इस योग्य बनाए कि वह अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णतया समाहित कर सके, आध्यात्मिक जगत की सीमाओं का विस्तार भी कर सके। ठीक है। उसके बाद में सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना। आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए सत्यम, शिवम और सुंदरम जैसे चिरंतन मूल्यों को जो है विकसित करना परम आवश्यक होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य होता है कि वह इन मूल्यों को जो है विकसित करे। जब तक इन मूल्यों को विकसित नहीं किया जाएगा तब तक आध्यात्मिक पूर्णतया प्राप्त नहीं होगी। सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास का हस्तांतरण। आदर्शवादियों के अनुसार धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि के द्वारा मनुष्यों ने नैतिक, मानसिक तथा कलात्मक कार्यों को जो है विकसित किया जाता है। इस सांस्कृतिक संपत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का जो है अधिकार समान रूप से होता है। ठीक है।
अतः संसार के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इससे पूर्ण रूपेण परिचित हो जाए तथा उनकी रक्षा करे। उसके बाद में है मूल्य प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति में बदलाव। आदर्शवाद शिक्षा का छठा उद्देश्य बालक की मूल प्रकृति और मूल प्रकृति का शोधन करना तथा उन्हें सांस्कृतिक सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण के अनुसार विकसित करने का उचित मार्गदर्शन प्रदान करना और आध्यात्मिक बनना। प्रगतिवादी शिक्षा की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें, अभी तक आदर्शवादी शिक्षा की मुख्य विशेषताओं की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे है उचित सहज संबंध क्रियाओं का उद्देश्य। शिक्षा के इस उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए रास ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि व्यवहारवादी शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य संबंध सहज क्रियाओं की स्थापना करना होना चाहिए जो वर्तमान जीवन हेतु उपयुक्त क्रिया और विचार की आदतें हैं। ठीक है। अनुशासन के क्षेत्र में दमन का विरोध प्रकृतिवाद का नारा है कि व्यक्तिक कला क्रिया एवं स्वतंत्रता अतः प्रकृति दमन का विरोध करके जो है बालक के स्वाभाविक विकास हेतु अनियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा बालक को अपने किए का फल भोगने दो के सिद्धांत का अनुसरण करता है। ठीक है। अब इन सभी का जो है आप लोग अगर डिटेल पढ़ना चाहें, डिटेल स्टडी करना चाहें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें हमने जो है टोटल कोर्स जो है बिल्कुल फ्री में जो है यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं। तो ये बैच जो है इसमें 3 पेपर जो है समाप्त होने वाला है। ठीक है। इसके बाद में 4th पेपर स्टार्ट होगा। इसी प्रकार से आपका 7वां पेपर कंप्लीट हो गया। तो ये बैच स्पेशल बैच जो है ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है। तो आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जैसे 1 पेपर कंप्लीट, 2 पेपर कंप्लीट, तो इसका जो है आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिया जाता है। और जब एग्जाम आएगा तो इसमें जो है आप लोगों को फ्री मॉडल पेपर दिया जाएगा। तो अभी तक आप लोग नहीं ज्वाइन करे हैं तो चैनल पर जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं वीडियो किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रजातीय प्रजातीय एकता की प्राप्ति। कुछ प्रकृतिवादियों का मत है कि एक जाति जो संस्कृति एवं सभ्यता अर्जित करती है उसका वंशानुक्रम द्वारा हस्तांतरण नहीं हो सकता। अतएव शिक्षा का उद्देश्य इस प्रजातीय प्राप्तियों की सुरक्षा एवं उनके विकास की गति को जो है तीव्र करना होता है। उसके बाद में है अनुभव प्रधान पाठ्यचर्या पर बल। प्रकृतिवाद विषय प्रधान पाठ्यचर्या के विरुद्ध अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम का जो है समर्थन करता है कि ऐसा पाठ्यक्रम हो जिससे जो है बच्चों को अनुभव प्राप्त हो। उसके बाद में है जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। बच्चों को जो है जीवन के लिए संघर्ष तथा समर्थ की विजय नामक सिद्धांत में विश्वास करता है। उसके बाद में मूल प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गांतरीकरण और समन्वय। तो मैकगूगल क्या कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को उस उद्देश्यों को प्राप्त करने की योग्य बनाना है जो प्रकृति के उनके सम्मुख रखे हैं और उनका वैयक्तिक और सामाजिक मूल्य है। रास ने क्या कहा है? रास ने मैकगूगल की शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य सहज प्रवृत्तियों, ऊर्जाओं का शोधन, सहज आवेगों का मार्गांतरीकरण, समन्वय और तालमेल करना होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताओं के बताइए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में जो है लॉर्ड रिपन को भारत का नया जो है गवर्नर जनरल बनाया था। और 1882 में ये जो है लॉर्ड रिपन के गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का जो है गठन किया गया था। तो ये डेट जो है आप लोग याद रखिएगा। इस आयोग के अध्यक्ष का नाम हंटर आयोग था, के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। हंटर आयोग की अगर विशेषताओं की बात करें तो आयोग ने शिक्षा के प्रत्येक पहलू पर अध्ययन करने के लिए उपरांत सभी क्षेत्रों में सुधार है तो अपने सुझाव दिए थे। ठीक है। सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व तो स्थानीय नियमों एवं में व्यक्तिगत संस्थानों को देना चाहिए। उसके बाद में अनुदान देने के लिए उदार नियम बनाए जाने चाहिए। विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन और छात्रों की छात्रवृत्तियों के साथ साथ विद्यालयों के भवन निर्माण, प्रयोगशाला और पुस्तकालय के लिए भी अनुदान दिया जाना चाहिए। सहायता अनुदान के नियम प्राप्तों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाए जाने चाहिए। अनुदान
देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सहायता अनुदान के नियमों के से शिक्षा क्षेत्र में कार्य सभी व्यक्तियों को जो है अवगत कराना चाहिए। सहायता अनुदान की राशि जो है समय से पहुंचाई जानी चाहिए और सहायता अनुदान प्राप्त करने के आंतरिक मामलों में दखल न दिया जाना चाहिए। बिना कारण किसी भी विद्यालय का सहायता सहायता अनुदान न रोका जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में जो है देखेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अगर आप लोग सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, पीडीएफ यहाँ पे। और किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।